जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको जीके जीएस का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको 30 जो एमसीक्यू है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये जो एनालिसिस है वो आपके आगामी होने वाली जो बीएसएससी का जो इंटर लेवल की जो आपको एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको बीपीएससी टीचर की जो बम्पर बहाली आ रही है उस सब के लिए क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बिहार दरोगा हो गया, ठीक है ना, उसकी भी जबरदस्त वैकेंसी आई है, ठीक है ना। तो सारे एग्जाम जो है आपको दिसंबर तक जो है वो आपको कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह जो क्लास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज की सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप इससे पहले के 15 क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आज के सेशन का मेरा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि खानवा का युद्ध जो है डॉट डॉट और राणा सांगा के बीच जो था वो आपको लड़ा गया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि खानवा का युद्ध जो है वो आपको लड़ा कब जाता है। तो देखिए, तो खानवा का युद्ध जो होता है ना वो आपको 1527 में जो होता है वो आपको लड़ा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो खानवा के युद्ध में एक तरफ जो होता है राजपूत राजा राणा सांगा और एक तरफ जो होता है मुगल बादशाह जिसका नाम होता है आपको बाबर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से एक बात आएगी कि जो भी मुगल बादशाह है उसके शासनकाल को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो जहांगीर का शासनकाल ये आपको 1605 से है, 1600 कितना है तो आपको 27 है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 है। फिर है यहाँ पे औरंगजेब, तो औरंगजेब का शासनकाल जो है 1658 से 1707 है। तो देखिए, तो जितने भी मुगल बादशाह है सबके शासनकाल आपको याद रखना है। फिर आपको शाहजहां, तो शाहजहां का जो शासनकाल है वो आपको 1627 से 1658 है। कहीं कहीं आपको रहेगा 1628 भी, तो आपको दिक्कत वहां पे नहीं देखना है, ठीक है ना। वहां पर आप देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है नजदीक का है उसको देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो बाबर है इस बाबर को भारत में मुगल वंश का जो है वो आपको संस्थापक जो है वो आपको कहा जाता है। तो बाबर के बारे में कुछ चीज याद रखिएगा कि बाबर आया ना तो ये बेचारा जो था आपको युद्ध से जो था वो आपको परेशान रहा, यानी कि बाबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जो है हम नहीं कह सकते हैं। मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक बना वो आपको कौन बना जानते हैं? तो वो आपको अकबर बना। तो बाबर जब भारत आया तो उसने कौन कौन से युद्ध लड़े उस पर हम लोग चर्चा करते थे। देखिए, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि सबसे पहले बाबर जो है वो आपको आता है, क्या है, बाबर आया। बाबर आने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले आपको पानी पिया, क्या क्या, पानी पिया। पानी पीने के बाद जो होता है वो आपको खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया। खाना खाने के बाद वह आपको चाय पिया, क्या पिया, चाय पिया। चाय पीने के बाद जो होता है वो आपको घर गया, क्या हुआ, घर गया। और घर जाने के बाद वो जो होता है आपको मर गया, क्या हो गया, मर गया। तो देखिए यहाँ पे समझिए कि जो बाबर है पानी पिया, पानी पीने का मतलब क्या हो गया, ये पानीपत का युद्ध लड़ा। तो पानीपत का पहला युद्ध जो होता है वो आपको कब होता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो पानीपत का पहला युद्ध जो होता है वो आपको 1526 में, याद रखिएगा। उसके बाद खाना खाया, तो खाना मतलब क्या हो गया, खानवा का युद्ध। तो देखिए, तो खानवा का युद्ध जो होता है साथियों वो आपको कब होता है, तो खानवा का युद्ध जो होता है 1527 में होता है, ठीक है ना। उसके बाद है चाय पिया, इसका मतलब हो गया आपको चंदेरी का युद्ध। तो देखिए, चंदेरी का युद्ध कब होता है, तो 1528 में होता है। देखिए, सारे चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है आपको घर गया, मतलब क्या हो गया, तो आपको घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो लड़ता है यह आपको 1529 में, और उसके बाद वो घर गया, ठीक है ना, और मर जाता है। तो मर जाता है कब, तो बाबर की जो मृत्यु होती है ना वो आपको 1530 में होती है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि पानीपत का पहला युद्ध जो है वो आपको कब हुआ था, तो 1526 में। और यह एक ऐसा युद्ध था जिसके द्वारा भारत में क्या होती है कि आपको मुगल वंश की स्थापना होती है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, ठीक है ना। खानवा का युद्ध जो होता है वो आपको बाबर और राणा संगा के बीच में होता है। चंदेरी का युद्ध जो होता है वो आपको बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। घाघरा का युद्ध जो होता है वो आपको यानी कि अफगानों और बाबर के बीच में होता है। तो जितने भी युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उस सभी युद्ध में जो है बाबर की क्या होती है कि आपको विजयी होती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कर रहा है सुनिए। देखिए, कह रहा है कि औरंगजेब ने डॉट डॉट की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। मतलब कि यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है औरंगजेब का शासनकाल। तो एक चीज याद रखिएगा कि औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। इसके अलावा इसको
आलमगीर भी कहा जाता है। क्या है? आलमगीर भी कहा जाता है। यह आपको कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने अपने शासन का आधार जो है वो आपको कुरान को बनाया था। किसको बनाया था? कुरान को, ठीक है ना। और इसने दरबार में होली, दीपावली, झरोखा दर्शन, ठीक है ना, माथे पे तिलक लगाना जैसे जो भी प्रथा थी सबको क्या कर देता है कि आपको समाप्त कर देता है। यहाँ तक कि नृत्य संगीत को भी अपने दरबार में ये क्या करता है कि आपको समाप्त कर देता है। और ये जो देख रहे हैं औरंगजेब, इसकी नैतिकता काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए इसको कहा गया जिंदा पीर। तो ये सारा चीज आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से पूछ रहा है उसका शासनकाल। तो देखिए, तो औरंगजेब के शासनकाल अभी बताए थे आपको कि 1658 से जो है वो आपको 1707 है। इसका मतलब ये हो गया कि औरंगजेब जो शासक बनता है 1658 में अपने बाप को कैद करके, उसके बाद क्या होता है कि 1659 में फिर से ये अपना दूसरी बार राज्याभिषेक कराता है और 1707 में इसकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो क्या कहिएगा? तो 1707 में। कौन ऐसे मुगल बादशाह है, ठीक ना, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वह है, आपको कौन जानते हैं? औरंगजेब है। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आपको उसको अच्छे से देख लेना है। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल इसका क्या है कि आपको सही आंसर है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न सभी आपको पूछ लिए जाते हैं। और इसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये आपको दोहद में हुआ था। तो ज्यादा चीज इस पर आपको याद नहीं रखना है। और भी मुगल बादशाह है, उस मुगल बादशाह के ज्यादा से ज्यादा शासनकाल को आप याद रख सकते थे। देखिए, तो कम से कम 6 गो मुगल बादशाह जो है ना उसका शासनकाल आप जरूर याद रखिए। तो देखिए, तो एक जो है सबसे पहले वो आपको बाबर, ठीक है ना। तो बाबर का शासनकाल 1526 से कितना है? तो आपको 1530 है। देखिए, याद रखना है आपको, ठीक है ना। बाबर के बाद जो है वो आपको हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 पहले टर्म में, ठीक है ना। 15 साल यह निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। तो उसके बाद फिर 1555 से 1556 तक यह शासन करता है। उसके बाद जो है आपको अकबर, क्या है? अकबर। तो अकबर का शासनकाल जो है वो आपको कितना है? तो 1556 से जो है 1605 है। और जहांगीर के शासनकाल बताए थे कि 1605 से 1627, और शाहजहां का 1627 से 1658, और 1658 से 1707 तक किसका है? तो औरंगजेब का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उम्मीद है सारे साथियों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 3 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको कौन सा है? तो देखिए, कह रहा है टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं यानी कि यूएसए, इसका राष्ट्रीय खेल जो है वो आपको बेसबॉल है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो आपको कितनी होती है? तो क्या कहिएगा? बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9 होती है। बास्केटबॉल में कहेंगे तो ये आपको कितना होता है? तो आपको 5 होती है। उसके बाद जो है आपको वॉलीबॉल, क्या है? वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो आपको कितनी है? तो आपको 6 होती है। तो ये सब आपको याद रखना है। और टेनिस के विभिन्न स्पर्धा होते हैं, जैसे टेनिस में एकल होता है, ठीक है ना, डबल होता है, क्या है? डबल होता है, मिश्रित युगल होता है। तो टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी आप कह सकते हो। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको भी हो जाएगा। तो वो भी कौन टेनिस में? तो आपको लॉन टेनिस में, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे भारत में एक राज्य है, जान लीजिए, मतलब जिसका नाम है आपको राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको क्या है? तो साथियों, राजस्थान का जो राष्ट्रीय खेल है ना, सॉरी, राजकीय खेल, वो आपको बास्केटबॉल है। तो ये भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाते हैं, ठीक है ना। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है कि आपको सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ का जो राजकीय खेल है, ठीक है ना, वो आपको क्या है? तो बास्केटबॉल है। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कहेंगे तो बेसबॉल। और भारत का जो है राष्ट्रीय खेल कोई है नहीं, लेकिन औपचारिक रूप से हम लोग कहते हैं कि हॉकी है। क्या है? हॉकी है, लेकिन वो कहीं पर लिखा नहीं गया है, ठीक है ना। तो 3 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको 100% क्या है कि आपको सही है, ठीक है ना। और क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है, देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, ठीक है ना, क्या है कि आपको कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद जो है वो आपको 338 है। क्या है? 338 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर एक प्रश्न आ जाएगा कि राष्ट्रीय, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसका संबंध जो किससे है? तो देखिए, तो सारे चीज हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ सुनिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है ना। वही अनुच्छेद अगर हम
338 की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, तो आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आ जाएगा। देखिए जनजाति अगर लग जाएगा तो वह आपको अनुच्छेद 338 ए में हो जाएगा। उसके बाद 338 अगर हम बी की बात करते हैं, क्या करते हैं, 338 बी की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो होता है ना, वो आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका गठन किया गया था। देखिए तो तीनों को आपको याद रखना है। 338 कहेंगे तो अनुसूचित जाति आयोग, 338 एक कहेंगे तो वो आपको अनुसूचित जनजाति आयोग। उसके बाद जो है आपको क्या जानते हैं कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका जो गठन किया गया है वो आपको 338 बी के तहत जो है वो आपको किया गया है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको देख लेना है। तो देखिए तो इसमें कुछ संविधान संशोधन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि जो 1990 में आया था, इसके द्वारा क्या हुआ था कि आपको यह आयोग जो था वो आपको बनाया गया था। फिर आपको 89वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 आया था, इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित, ठीक है ना, जाति आयोग और आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या कर दिया गया कि आपको अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब दोनों आयोग जो है ना अलग है। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था, तो आप कहोगे यानी कि 89वां संविधान संशोधन में। और यह बना था आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा यह दोनों आयोग जो था वो आपको बना हुआ था। फिर आपको यहाँ देखिए कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2018 में आया था, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या हुआ था कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यह आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है इस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपको 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब होता है, 1993 में। तो इसको भी आपको याद रखना है। और 1993 में एक और संस्था गठित होती है जिसका नाम होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की एक ऐसी संस्था है जो आपको मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करती है। और इसके जो आपको अध्यक्ष होते हैं वो आपको सर्वोच्च न्यायालय के जो आपको सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। और अभी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके जो अध्यक्ष है वो आपको अरुण कुमार मिश्र है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण जो होता है वो आपको कौन होता है। तो देखिए तब भारत की जो आकस्मिकता निधि होती है उसके संरक्षक जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आएगी कि आकस्मिकता निधि का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है। तो देखिए तो आकस्मिकता निधि का जो उल्लेख है ना वो आपको अनुच्छेद 267 में, क्या है, 267 में। तो यहाँ से एक बात आती है कि आकस्मिकता निधि में जो है आपको अभी फिलहाल जो है वो आपको कितना धन जो है वो आपको रखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए तो आकस्मिकता निधि के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का क्या था कि आपको प्रावधान था। पहले क्या था, प्रावधान था। लेकिन क्या हुआ कि 2020-21 में, कितना में, 2020-21 में आकस्मिकता निधि का जो धन है वह बढ़ाकर आपको 30,000 करोड़ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 30,000 करोड़ जो है आपको कर दिया गया। तो इस धन पर जो नियंत्रण रखता है वो कौन रखते हैं जानते हैं, तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखते हैं। और अभी के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। तो देखिए तो आकस्मिकता निधि का उल्लेख कहेंगे वो आपको 267 में है, ठीक है ना। और इसी में पूछ देंगे कि आपको संचित निधि का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है। तो साथियों संचित निधि का जो उल्लेख है ना वो आपको 266 में, अनुच्छेद 266 में। उसके बाद लोक लेखा निधि कहेंगे तो इसका उल्लेख कहाँ है। तो देखिए तो लोक लेखा निधि का उल्लेख जो है 266(2) में है। तो साथियों जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसको देख लीजिएगा। यानी कि संविधान जो है वो आपको केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की निधि का क्या करता है कि आपको प्रावधान करता है। तो देखिए एक है संचित निधि, एक है लोक लेखा निधि और एक जो है आपको आकस्मिकता निधि, ठीक है ना। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आपको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। मतलब लाहौर अधिवेशन कह रहा है कि कब आयोजित किया गया, ठीक है ना। जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे भारत में जो स्वाधीनता दिवस है वह कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया था। और 26 जनवरी 1947 तक जो है ना वो आपको स्वाधीनता दिवस जो है ना वो आपको कब मनाया जाता था जानते हैं, तो आपको 26 जनवरी को। इसके पीछे कारण क्या था, तो देखिए तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, इसी में क्या है कि आपको पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो था पारित किया गया था। और इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पहले 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक आपको 1929 में जो कि आपको लाहौर अधिवेशन में बने थे, क्या बने थे, लाहौर अधिवेशन में।
फिर आपको 1936 में, जो कि किस अधिवेशन में बने थे जानते हैं, तो आपको लखनऊ अधिवेशन में। याद रखिएगा, ये सारे चीज जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, 1937, जो कि आपको फैजपुर अधिवेशन में बने थे। और एक चीज याद रखिएगा कि फैजपुर अधिवेशन जो है गांव में होने वाला क्या था कि आपको कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, तो इसको आपको याद रखना है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या है नहीं है उस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है नहीं है उससे पहले तनका सा देखिए मैच का जो हाल है वो भी देख लेते हैं। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैच देख लेते हैं कि इंडिया की क्या स्थिति है, हम लोग जीतने वाले हैं या क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, पहले आप लोग देखिए इसे। अरे भाई जल्दी से स्कोर कार्ड कम से कम दिखा जाओ यार। देखिए सुनिए, जब तक स्कोर कार्ड आ रहा है जब तक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आइए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है कब आयोजित होता है जानते हैं, तो 1929 में जो है वो आपको आयोजित किया गया था। जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को क्या किया था कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो संकल्प है वो आपको लिया था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में जो है वो आपको स्वाधीनता दिवस जो है वो आपको मनाया गया था। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, जो को आपको बताया है। तो ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था, तो याद रखिएगा कि रावी नदी के तट पर हुआ था। आगे देखिए, तो लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ जो है पूर्ण स्वतंत्रता या क्या होगा कि आपको पूर्ण स्वराज होगा, ठीक है ना। तो सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को क्या होता है कि रावी नदी के तट पर, ठीक है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो है तिरंगा झंडा, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज्य, ठीक है ना, इसके अलावा वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच फहराया गया था। मतलब कि हमारा जो झंडा है तिरंगा वो क्या हुआ था कि आपको पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा क्या है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ जो था वो आपको फहराया गया था। तो इस सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है भाई कि जिन्होंने भारत में लोगों के लोगों, ठीक है ना, कि एक योजना तैयार की थी, ठीक है ना, उस योजना का नाम जो है वो आपको क्या था, तो वो था आपको एक आर्थिक योजना। और यह कौन तैयार किए थे, तो यह आपको एम एन राय ने क्या किए थे कि आपको तैयार किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ से एक बात आती है कि एम एन राय जो थे, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है आपको मानवेंद्र नाथ राय है। तो इन्होंने कब एक जन योजना बनाए थे, ये भी तो पूछा जाएगा। तो इन्होंने एक जन योजना जो बनाए थे ये आपको 1945 में, क्या है 45 में। उसके बाद सर्वोदय योजना की बात करेंगे, वो आपको जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण जी का लोकप्रिय नाम क्या है, तो ये आपको लोकनायक है, क्या है लोकनायक है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। सरदार पटेल जी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सब चीज आपको याद रखना होगा। तो देखिए अगर हम प्रश्न पूछे कि बताइए कि आयरन मैन क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को। सी डी देशमुख, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनने वाले, ठीक है ना, प्रथम भारतीय, क्या है प्रथम भारतीय, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय जो आपको आरबीआई के क्या हुए थे कि आपको गवर्नर बने थे, उनका नाम क्या है जानते हैं, तो वह आपको सी डी देशमुख है। तो देखिए जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न सब आए आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी, तो यह आपको 1992 में। तो देखिए तो पहला पृथ्वी सम्मेलन भी जो होता है ना वो आपको 1992 में, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहेंगे तो यह आपको 1997 में, इसीलिए इसको कहा जाता है +5 सम्मेलन। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो होता है वो आपको 2003 में। तो देखिए तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है ये भी तो पूछा जाएगा। तो साथियों यह होता है आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ होता है न्यूयॉर्क में। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो होता है वो आपको जोहान्सबर्ग में, कहाँ होता है जोहान्सबर्ग में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रियो हो गया ब्राजील में, न्यूयॉर्क हो गया कहाँ, तो आपको अमेरिका में, जोहान्सबर्ग जो हो गया वो आपको दक्षिण अफ्रीका में। तो इस चीज सबको आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। देखिए आपके एग्जाम में किसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपको पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी प्रश्न पूछे आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करते थे। देखिए यहाँ से उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ कुछ चीज है जो आपको दिया गया है, ठीक है ना।
तो उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए, 6 विकेट गिरा दिया है नवासी पे ना। अब मैच से थोड़ा थोड़ा हम भी देख लेते हैं, ठीक है ना, जब तक आप लोग इसको देखिए। आइए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। जीत जाना चाहिए लिविंगस्टन भाई, तू जल्दी से आउट हो जाओ, ठीक ना। जब तक ये रहेगा, जब तक हम लोग नहीं जीत पाएंगे। आइए देखिए, वैसे जीतेंगे तो हम ही। देखो क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को जो मंजूरी मिली थी ना, वो आपको 1992 में, नो डाउट। चलिए, अब कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र 1945 में क्या है कि आपको स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ही हम लोग कहते हैं यूएनओ। क्या कहते हैं? यूएनओ। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसमें जो भी सदस्य देश की बात करेंगे तो आपको 193 है। इस सब याद रखिएगा। तो देखिए, तो पर्यावरण पर आयोजित होने वाला जो पहला सम्मेलन था वो था आपको स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कब हुआ था? 1972 में। फिर लंदन कन्वेंशन, ये भी आपको 1972 में हुआ था। वियना सम्मेलन, यह 1985 में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था। और सामान्यतः इसमें जो था ओजोन छिद्र के बारे में जो था वो आपको ज्यादा विस्तार से चर्चा किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल, यह जापान में आपको 1997 में हुआ था। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है ना, आपको 6 हानिकारक गैसों की इसमें क्या की गई थी कि आपको पहचान की गई थी। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए, आपको बढ़िया से उसको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि आपको यूएन, यूएन मतलब हो गया कि आपको संयुक्त राष्ट्र। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो साथियों, यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और ये जो देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो गठन होता है ये आपको 1972 में होता है। और इसका जो मुख्यालय होता है वो आपको कहाँ बनाया जाता है? तो आपको नैरोबी में। और नैरोबी जो है केन्या की क्या है कि आपको राजधानी है, ठीक है ना। तो ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, और ये जो 1972 है, 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन भी हुआ था। और उसी सम्मेलन में क्या हुआ था कि पर्यावरण दिवस जो है वो आपको मनाने का जो है संकल्प जो था वो आपको पारित हुआ था। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर जो मिट्टी पाई जाती है ना, वो आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा को उर्वरा शक्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक है आपको खादर और एक जो है आपको बांगर। तो देखिए, तो खादर हम उसको कहेंगे जो आपको नई जलोढ़ मृदा होगी, और बांगर उसको कहेंगे जो आपको पुरानी जलोढ़ मृदा होगी, ठीक है ना। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और भारत के ज्यादातर उत्तर भारत में देखिएगा तो आपको जलोढ़ मृदा जो होती है वो आपको पाई जाती है, या आपको जलोढ़ मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां की नदियां जो होती है वो आपको डेल्टा का क्या करती है कि आपको निर्माण करती है। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 11 में। सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको जो बारी दोआब है, क्या है? बारी दोआब, ठीक है ना, डॉट डॉट के बीच का क्षेत्र है। तो देखिए, कह रहा है रावी और गंगा, ब्यास और रावी, उसके बाद है सतलज और रावी, उसके बाद है ब्यास और सतलज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ब्यास और रावी। नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको हम लोग कहते हैं बारी दोआब। तो देखिए, दोआब का मतलब होता है क्या? तो 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको दोआब कहते हैं। तो आइए, कुछ दोआब है जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ सुनिए, तो ब्यास और रावी नदी के बीच का जो दोआब है उसको क्या कहते हैं? तो आपको बारी दोआब कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोआब कहते हैं किसको? तो 2 नदियों के बीच के जो उपजाऊ भूमि होता है उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे कि बताइए कि 2 नदियों के बीच के जो उपजाऊ भूमि होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में बहुत सारा चीज दिया जा सकता है, दोआब दिया जा सकता है, ठीक है ना, डेल्टा दिया जा सकता है, एस्चुअरी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो दोआब क्षेत्र की मिट्टी जो होती है काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। तो भारत में जो सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र है वो आपको गंगा यमुना क्या है कि आपको दोआब क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। और दोआब क्षेत्र की मिट्टी जो होती है जलोढ़ होती है। आपको बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी होती क्या है? तो जल के द्वारा लुढ़का कर लाई गई मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच जो क्षेत्र है वो आपको सिंध सागर दोआब कहलाता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि सिंध सागर दोआब जो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, तो सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है उसको सिंध सागर दोआब कहते हैं। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को जो है वो आपको जेच क्या है? जेच दोआब कहते हैं। याद रखिएगा कि झेलम और क्या है कि आपको जो चिनाब नदी है उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको जेज दोआब कहा जाता है, ठीक है ना, जेच दोआब। उसके बाद है चिनाब नदी और रावी नदी के जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है ना, उसके बीच का जो दोआब है उसको कहा जाता है आपको रेचना दोआब। क्या कहा जाता है? रेचना। तो देखिए, तो चिनाब नदी और रावी के बीच क्या हो जाएगा? तो रेचना दोआब।
झेलम और चिनाब के बीच जो हो जाएगा आपको जेच दोआब, तो याद रखिएगा। और ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं हम लोग बिष्ट दोआब। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो दोआब वाला जो है अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। और आप इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिएगा। देखिए, अगर आप बिहार एसएससी या आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए जो सेट प्रैक्टिस है ना वो आप प्लेटफॉर्म का कीजिए, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन सब लाते हैं वहीं से लाते हैं। एनालिसिस भी जो होती है वो आपको प्लेटफॉर्म का ही रहता है, ठीक है ना। तो उसमें जो होता है ना, लास्ट में जो होता है आपको बड़ा अच्छा से जो होता है वो आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दिया रहता है, जिससे आपके तैयारी जो होगी जोरों पर जाएगी, ठीक है ना। हम लोग भी जब अपने दौर में तैयारी करते थे तो आपको इन्हीं बुकों का जो है आपको ये करते थे। इसके अलावा जो घटना चक्र सब है, घटना चक्र को पढ़िए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो होगी काफी ज्यादा इसमें आपको इंप्रूव होगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। तो साथियों, कोलकाता बंदरगाह जो है ना वो आपको हुगली नदी पर क्या है कि आपको स्थित है। और भारत में अभी जो बड़े बंदरगाह की संख्या है वो आपको 13 है। छोटे बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो आपको लगभग 250 से भी अधिक जो है वो आपको छोटे बंदरगाह है, क्या है, छोटे बंदरगाह है। लेकिन बड़े बंदरगाह कहेंगे तो आपको 13 है। तो आइए जानते हैं कि वो 13 बंदर मतलब बड़े बंदरगाह कौन कौन है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग भारत के पश्चिमी क्षेत्र से क्या करते हैं कि आपको शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र से जो शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना, वो आपको क्या क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांडला बंदरगाह की। किसकी बात करेंगे? कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम जो है वो आपको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। उसके बाद है आपको मुंबई बंदरगाह, ठीक है ना। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या इसी को हम लोग कहते हैं नहावा सेवा बंदरगाह। यह मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए क्या हुआ था कि आपको बना था कौन? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद है मरमा गोवा, जो कि आपको गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। न्यू मंगलोर जो कि आपको कर्नाटक में है। कोचीन जो कि आपको केरल में है। तो भारत के पश्चिमी तट पर जो बड़े बंदरगाह है उसकी संख्या कितनी है? तो आपको 6 है, देख लीजिए। फिर चलते हैं पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर आइएगा तो देखिए, तो आपको चेन्नई बंदरगाह मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एनौर मिलेंगे, क्या मिलेंगे? एनौर मिलेंगे, ठीक है ना। एनौर के अलावे जो हो जाएगा आपको एक बंदरगाह यहाँ पर और है, क्या है? और ये देखिए तूतीकोरिन, क्या हो गया? तूतीकोरिन। तो इसी का जो है नया नाम जो है आपको बी चिदम्बरम जो बंदरगाह है वो आपको कर दिया गया। तो इसको आपको देख लेना है। देखिए, तो ये है तूतीकोरिन, ठीक है ना। एनौर बंदरगाह का जो नया नाम है वो आपको के कामराज पोर्ट कर दिया गया है। तो सबको आपको याद रखना है। उसके बाद विशाखापट्टनम, यह आपको आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप सभी मौसमों में काम करने वाला भारत का यह बंदरगाह है। उसके बाद है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये सभी पूर्वी तट पर स्थित क्या है? बंदरगाह है, मतलब बंगाल की खाड़ी से लगे हुआ। और एक जो है आपको पोर्ट ब्लेयर, यह भी आपको भारत के बड़े बंदरगाह में आते हैं। तो बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो आपको 13 है। तो देखिए, तो पश्चिमी तट पर कहेंगे तो आपको 6 गो, पूर्वी तट पर भी कहेंगे तो आपको 6 गो, क्या है? 6 गो। अब पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपको द्वीपीय है, क्या है? द्वीपीय है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और बंदरगाह से कई सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपको कौन है? तो ये आपको मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह ये आपको चेन्नई हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह तो ये आपको विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो देखिए, तो जैसे भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाए आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो देखिए, तो इसमें जो हो जाएगा ना वो आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से वो आपको पंजाब जो होगा वो आपको नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि सर्वाधिक वनों का प्रतिशत वाला जो राज्य है ना वो आपको मिजोरम है। देखिए, वन प्रतिशत के मामले में अगर बात करते हैं तो मिजोरम जो है नंबर 1 पर है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेंगे कि सर्वाधिक वन कहाँ है तो वो आपको मध्य प्रदेश में। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए इसी पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो देखिए, तो इसमें आपको एक मिजोरम है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, मिजोरम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, अगर ये नहीं रहेगा तो मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। 5 को आप याद रखिएगा जो वन प्रतिशत के मामले में आगे है। लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य में कहेंगे, मतलब कि सर्वाधिक भूमि में जो वन है विस्तार में वो कहाँ है? तो देखिए, तो ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो ये सब आपको याद रखना है। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे क्या करें कि सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच का बीच जल विभाजन कौन सा शहर स्थित है? तो यह आपको अंबाला है, क्या है? अंबाला है। और अंबाला जो है वो आपको कहाँ है? तो ये आपको हरियाणा में, क्या है? हरियाणा में। तो देखिए, तो सिंधु भारत की एक ऐसी नदी है जो आपको क्या होती है कि सिंधु
ये आपको हिमालय पार से निकलती है, यानी कि तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। जबकि ये जो गंगा है ये आपको गंगोत्री हिमानी से क्या होती है कि आपको निकलती है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं गंगा, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और सिंधु नदी को पाकिस्तान की क्या कहते हैं हम लोग, देन कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में जो होता है वो आपको मनाया जाता है, क्या है मनाया जाता है। तो देखिए, तो असम में मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो आपको रोंगकर है। क्या है, रोंगकर है। इसको आपको याद रखना है कि रोंगकर त्योहार कहाँ मनाया जाता है, असम में। नोंगक्रेम कहेंगे तो ये हो जाएगा आपको मेघालय में। क्या मनाया जाता है, मेघालय में, ठीक है ना। नोंगक्रेम कहेंगे मेघालय में, रोंगकर कहेंगे तो ये हो जाएगा आपको असम में। क्या है, असम में, याद रखिएगा। चेरोवा कहेंगे तो यह आपको मणिपुर में। क्या मनाए जाते हैं, मणिपुर में। देखिए, सभी त्योहार का मनाया जाने का जो होता है ना, देखिए तो आपको क्या करना है कि इस राज्य में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, प्रमुख त्योहार, उसको आपको याद रखना है। तो देखिए, तो मणिपुर में चेरोवा, ठीक है ना। असम में कहेंगे रोंगकर, मेघालय में तो आपको नोंगक्रेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कहाँ जानते हैं, असम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 16 में। क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले पद से। तो देखिए, रेडियो से आवाज आती है, क्या होती है, आवाज आती है। तो टेलीविजन में हम लोग क्या देखते हैं, तो देखिए तो आवाज के साथ साथ चित्र भी देखते हैं। लेकिन पहले क्या था, मुख्य फिल्में बनती थी तो इसमें केवल चित्र दिखता था। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। हालांकि ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है ना, लेकिन ये हमारे तार्किक चीज है, इसको सोचने वाली बात है, इसलिए हम यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, तो टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था, तो जेएल वेड ने किया था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनी है। तो वह आपको जलोढ़ मृदा, क्योंकि बताए थे आपको कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है बारहमासी होती है, और ये नदियां अपने साथ बहुत सारी चीजों को क्या होती है कि आपको लाती है। तो ये जो गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, इनके मिट्टी जमाव से जो है जलोढ़ मृदा जो है बना हुआ है। और जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह मृदा जो होती है वो आपको पाई जाती है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो सिंधु है, ठीक है ना, यह कहाँ से निकलती है, तिब्बत स्थित, मतलब तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र भी जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से। यह गंगोत्री हिमानी से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो थोड़ा सा जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मृदा का विस्तार है, तो कहेंगे आपको जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। तो जलोढ़ मृदा उत्तर के विशाल मैदान, ठीक है ना, पूर्वी तथा पश्चिमी तटवर्ती मैदान तथा राजस्थान के संकरी पट्टी में जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, अभी बताएं। जलोढ़ मृदा समान, इसमें जो होते हैं कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, तो पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना जो होता है पाया जाता है। जबकि इसमें आपको नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का और जैविक पदार्थों की क्या होती है कि आपको कमी होती है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इस सभी आप जब पढ़े रहिएगा तो वहां से क्या है कि सही गलत को आप छाट सकते हैं। उसके बाद शुष्क प्रदेशों में जो होती है जलोढ़ मृदा, वो आपको क्या होता है कि क्षारीय होती है। मतलब कि जहाँ शुष्क प्रदेश है वैसे क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा जो होती है क्या होती है, तो आपको क्षारीय होती है। तो इसको आपको याद रखना है। और जलोढ़ मृदा जो होती है यह भारत के उत्तर भारत में सर्वाधिक जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। और यह जलोढ़ मृदा जो होती है कई चीजों की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो होते हैं वो आपको चावल की खेती जो होती है वो आपको की जाती है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ सुनिए। तो साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो साथियों वित्त मंत्रालय से जो है ना वो आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो संबंध है वो आपको नहीं है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की जाती है, तो यह आपको 2015 में की जाती है। तो इसको भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 18 का राइट आंसर यह आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका एनालिसिस है देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध जो है वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो इसका जो आपको संबंध है वो आपको किससे है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से इसका क्या है कि आपको संबंध है। और यह योजना शुरू कब की जाती है, तो 15 जुलाई 2015 को। तो इसको आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य युवाओं को मुक्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण क्या है कि आपको प्रदान करना है और मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। तो देखिए तो ये सब बस कागज पर का योजना है। क्या है, कागज पर का योजना है। धरातल पर इसका कोई लाभ जो है नहीं मिला है, ठीक है ना। अब है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा क्या है कि आपको शुरू किया गया, क्या है कि आपको एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसका आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को किया था। तो एक चीज याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू किया जाता है, तो 9 मई 2015 को। तो देखिए तो डेट सभी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो
ऐसे प्रश्न सब आपके एग्जाम में आते हैं। अटल पेंशन योजना, ये भी आपको 2015 में क्या होता है कि आपको शुरू किए जाते हैं। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आप उसको देख लेने दीजिएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है क्या, इस पर हम लोग बात करते हैं, देखिए। और बढ़िया से बारीकी से तैयारी करते चलिए, क्योंकि दिसंबर में कई सारे चीजों की जो है आपको एग्जाम होने वाली है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से इस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में, तो यहाँ से एक बात आती है कि संयुक्त बैठक को कौन बुला सकते हैं, तो आपको राष्ट्रपति। लेकिन जब संसद के संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और भारत में संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो आपको किस देश से प्रेरित है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं संयुक्त बैठक, ये आपको धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकते। याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक किस पर नहीं बुलाए जा सकते हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक और आपको जो धन विधेयक होता है उस पर। बाकी वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर जो होते हैं वो आपको संयुक्त बैठक बुलाए जा सकते हैं, ठीक है ना। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है, सुनिए। कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का क्या है कि आपका प्रावधान है। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को क्या कहते हैं कि आपको बुलाते हैं, अभी बताया है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही क्या है कि आपको बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अभी के जो लोकसभा अध्यक्ष है, क्या है अध्यक्ष है, वो कौन है, ओम बिरला है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे तब आपको क्या होगा कि उपाध्यक्ष जो होगा लोकसभा का, वही इसकी क्या करेंगे कि आपको अध्यक्षता करेंगे। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए आप लोग जब तक उसको, ओ समी भाई 6 ओवर में 12 रन देके 3 विकेट, वाह क्या बात है। आइए फिर गया बेन स्टोक्स। आइए अगला क्या है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी, क्या कहते हैं जीएसटी की सर्वोच्च दर क्या है। तो हमारे भारत में जीएसटी क्या है, ठीक है ना, आपको 5 स्लैब है, क्या है 5 स्लैब है, वो 0% भी है, ठीक है ना। तो सर्वोच्च दर जो है ना वो आपको कितना जानते हैं, तो आपको 28% है। हमारे यहाँ जीएसटी का दर क्या क्या है वो जान लीजिए। तो देखिए 0% है, इसके बाद आपको 5% है, 12% है, ठीक है ना। उसके बाद जो है 18% है और फिर आपको 28% है, ठीक है ना। तो जीएसटी भारत में लागू कब होता है, तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है ना। तो आइए जीएसटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर की जो सर्वोच्च दर है वो आपको 28% है। और इसकी जो न्यूनतम दर है वो आपको कितना है, तो आपको 0%, ठीक है ना। और अधिकतम कहेंगे तो आपको 28%। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर के दरों को 5 स्लैबों में बांटा गया। कौन कौन, तो देखिए 0 अभी बताए थे, 5, 12, 18, 28 याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। उस समय के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, ठीक है ना। तो जीएसटी कैसा कर है, तो आपको एकीकृत आपको कर है, जो कि आपको अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और भारत का जीएसटी मॉडल जो है वो आपको कनाडा पर आधारित है। तो जीएसटी की शुरुआत जो होती है, सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया था, तो 1956 में आपको फ्रांस में जो था वो आपको लागू किया गया था। और हमारा भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां क्या है कि आपको देश है। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं जीएसटी की सर्वोच्च दर वो आपको कितना है 28%। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे चलिए क्या कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं। तो देखिए, तो किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है ना वो आपको मतलब कि राष्ट्रपति के क्या होते हैं कि आपको प्रसाद प्रयत्न जो होते हैं वो आपको काम करते हैं, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति जो है आपको एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकते हैं, क्या है बन सकते हैं। ऐसा प्रावधान जो किया गया था वो आपको 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में, ठीक है ना। दूसरी बात आप ये भी याद रखिएगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आपको अनुच्छेद 155 के तहत होती है। और वो कौन करते हैं, तो आपको भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है अभी। भारत के प्रधानमंत्री भी कहेंगे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ जी। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आपको देख लेना था। कभी कभी हल्का प्रश्न भी जो होते हैं ना वो आपको पूछे जाते हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्न को हमें देखना है। चलिए 22 में क्या करें, देखिए करा कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। तो देखिए, तो नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जो है साथियों बिहार के जो है वो आपको जमुई जिला में, कहा है जमुई जिला में। तो देखिए, तो ये जो 22 है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर इसका आपको अगर लिखना है तो आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सभी जो होते हैं आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको बढ़िया से।
अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। लिविंगस्टन जो है वो आपको आउट हुआ है, वही देख रहे थे, ठीक ना। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातें हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे कि आपको देखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। चलिए आइए। कह कि क्रांतिकारी संगठन आजाद आस्था का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, तो क्रांतिकारी संगठन जो है आजाद आस्था, इसका गठन जयप्रकाश नारायण जी किए थे। और इनको हम लोग लोकनायक के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। खुद्दीराम बोस, इन्हें 1908 में क्या होती है कि आपको फांसी दी जाती है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले ये क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो आजाद रास्ता है, इसका गठन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या था कि आपको किया गया था। तो चलिए इस पे थोड़ा सा जो कुछ एनालिसिस है उसको हम लोग देख लेते हैं। तब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब होता है, तो ये आपको 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा राष्ट्र जो है बिम्स्टेक का सदस्य जो है वो आपको नहीं है। तो देखिए, मालदीव जो है ना वो आपको बिम्स्टेक का सदस्य नहीं। बाकी इधर भूटान, नेपाल, म्यांमार, भारत, श्रीलंका क्या है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब जो है ना बिम्स्टेक का सदस्य है। तो आइए इस बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। तो बिम्स्टेक का सबसे पहले पूर्ण रूप जान लेते हैं। तो देखिए, तो बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है यह जानिए। तो देखिए, बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, ठीक है ना, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका मतलब हो गया कि बंगाल की खाड़ी से जो सटे हुए देश है, उन देशों का बहुक्षेत्रीय क्या बहुयामी, आपको क्षेत्रीय क्या है कि आपको एक संगठन है। क्या है, संगठन है, मतलब तकनीकी और क्या है कि आपको आर्थिक संगठन है, ठीक है ना। तो इसका जो गठन होता है वो आपको कब होता है, तो 6 जून 1997 को जो होता है बैंकॉक घोषणा के माध्यम से होता है। और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो आपको कहाँ, तो याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो है आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो होता है वो आपको बनाया जाता है। तो इसका पुराना नाम जो होता है ना, क्या होता है पुराना नाम, वो आपको क्या है। तो देखिए, तो इसका पुराना नाम जो होता है बिम्स्टेक नहीं होता है। क्या होता है, बिम्स्टेक नहीं होता है। जब इसमें म्यांमार शामिल होता है ना, तब आपको क्या होता है कि ये आपको बिम्स्टेक बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बिम्स्टेक, ये आपको सार्क के विकल्प के रूप में क्या किया गया था कि आपको गठित किया गया था, ठीक है ना। तो ये जो बिम्स्टेक है इसमें सदस्य देश कौन कौन है, तो देखिए बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, इसके अलावा आपको नेपाल, ठीक है ना। यानी कि 7 जो है देश वो आपको बिम्स्टेक में है, ठीक है ना। 8 जो है वो आपको सार्क में है। क्या है, 8 सदस्य देश जो है वो आपको सार्क में है। तो जैसा भी प्रश्न आया आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं आपको मतलब 24 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 25 में चलते हैं, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। तो यह है आपको कितना, 50,000। यानी शिशु योजना के तहत कितना है, 50,000। तो इसके तहत 3 प्रकार की योजना है, जान लीजिए कौन कौन है। तो देखिए, तो शिशु उद्यम जो है इसके तहत 50,000, किशोर उद्यम के तहत 50,000 से 5 लाख, तरुण उद्यम के तहत जो है वो आपको 5 लाख से कितना है, तो आपको 10 लाख तक है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू कब की जाती है, तो आपको 8 अप्रैल 2015 को। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 में, लेकिन 1955 में इस पुरस्कार को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है आपको पद्म विभूषण। क्या होता है, पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद दूसरा नंबर पे है। उसके बाद हो जाएगा आपको पद्म भूषण। क्या हो जाएगा, पद्म भूषण। उसके बाद जो है वो आपको क्या है कि आपको पद्म, क्या है कि आपको श्री, क्या है श्री। तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं भारत रत्न या पद्म पुरस्कार, इस सब की शुरुआत कितना में होता है, 1954 में। लेकिन 1955 में इस पुरस्कार को 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। तो पहला नंबर पर भारत रत्न, दूसरा पर पद्म विभूषण, तीसरा पर पद्म भूषण, और चौथा जो है उसके तहत कौन आता है, पद्म श्री आता है। तो ये सब नागरिक पुरस्कार है, मतलब सिविलियन को दिया जाने वाला यह सब पुरस्कार है, ठीक है ना। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से इन कस्टडी उपन्यास जो है कौन लिखा है। तो देखिए, तो इन कस्टडी उपन्यास को जो लिखे हैं वो आपको अनीता देसाई लिखे हैं। कौन लिखे हैं, अनीता देसाई। तो ऑप्शन नंबर डी है, या इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न सभी जो होते हैं हमारे एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि अनीता देसाई का जो पहला उपन्यास है वो आपको कौन है। तो साथियों, अनीता देसाई का जो पहला उपन्यास है वो है आपको क्राई द पीकॉक। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या है बताइए, क्राई द पीकॉक है, ठीक है ना। अनीता
देसाई का पहला उपन्यास। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको आपको देख लेना है। आगे कह रहा कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जो है वो आपको संबंधित है। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कर रहा है आपको सितार, उसके बाद कर रहा है आपको मृदंग, क्या है मृदंग है, उसके बाद जो है वो आपको क्या कह रहा है, तो देखिए शहनाई, उसके बाद है सरोद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको सितार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही है। और पंडित रविशंकर भी आपको मशहूर सितार वादक थे। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 28 का सही आंसर आपको पता चल गया। चलिए 29 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो देखिए, तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है ना वो आपको गुप्त वंश के काल को कहा जाता है, क्योंकि गुप्त वंश के काल में आपको कला, साहित्य, विज्ञान इस सब क्षेत्र में क्या हुआ था कि काफी ज्यादा जो था वो आपको प्रगति हुई थी। क्या हुई थी, प्रगति हुई थी। इसीलिए गुप्त वंश के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो आपको श्रीगुप्त, जबकि वास्तविक संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 30 में, जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि वित्त विधेयक को, ठीक है ना, प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपको 75 दिन। जो वित्त विधेयक होता है ना जिसका उल्लेख जो है कहाँ पर है, तो आपको अनुच्छेद 117 में, याद रखिएगा वित्त विधेयक का उल्लेख कहाँ है, 117 में। धन विधेयक कहेंगे तो इसका उल्लेख कहाँ है, तो ये आपको अनुच्छेद 110 में, क्या है 110 में। तो आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। समझिए चर्चा में आज में लास्ट है, यह क्या कर रहा है, सुनिए। तो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के 75 दिनों के भीतर क्या है कि संसद के कानून द्वारा पारित किया जाना होता है। उसके बाद वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है अनुच्छेद 117 में अभी बताए थे, ठीक है ना। धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 109 जो है इसमें धन विधेयक की प्रक्रिया है, क्या है प्रक्रिया है। तो इसको आपको याद रखना है। वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक जो है वो आपको बुलाई जा सकती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि शुरू में बताएं कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में यह नहीं बुलाया जा सकता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको लौटा सकते थे। यह कथन भी क्या है कि आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्या है बिल्कुल सही है। देखिए वित्त विधेयक साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए मतलब लौटा सकते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के जो विधेयक स्वीकृति संबंधी जो शक्तियां है उसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में, ठीक है ना, कि वो विधेयक को स्वीकार करे, अस्वीकार करे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ठीक है ना। ये जो ताकत है इस ताकत का उल्लेख कहाँ है, शक्ति का उल्लेख कहाँ है, तो कहेंगे अनुच्छेद 111 में, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ विधेयक को लौटाना नहीं लौटाना ये सारे पावर जो किसको दिए गए हैं, तो आपको राष्ट्रपति को। उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन जो है समझ में सारे के सारे आ गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।